भिखारी आ देख। ए चोर ए पैसा देना है भिखारी। ए रुकना है भिखारी, इधर देख। ए देख रहा क्या चोर, मारेगा क्या? आ इधर आ। क्या देख क्या रहा है? पैसा कभी दे रहा है चोर, बताना। गन मुझे दो, ले जाओ इन दोनों को। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूँ। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 35,000 से 40,000 जुवेनाइल क्राइम्स होते हैं। किसी बिल्डिंग की मजबूती उसकी नींव से होती है, ऐसी ही हमारी जिंदगी की मजबूती हमारे बचपन से होती है। अच्छे बुरे की पहचान या फिर गुनाह की शुरुआत बचपन से ही होती है। बचपन का एक हादसा आपको गुनाह की तरफ ले जा सकता है। पकड़े जाने पर जुवेनाइल होम यानी कि बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। फिर स्कूली शिक्षा की जगह जेल के जुवेनाइल होम में पढ़ाई होती है और फिर वहां से एक ऐसी जिंदगी का सफर शुरू होता है जो बाकी बच्चों की तुलना में काफी अलग होता है। रिहा होने के बाद जब आप बाहर की दुनिया में आते हैं तो आपके नाम के साथ किए हुए गुनाह का टैग लगभग आपकी पहचान बन जाता है। हेलो अक्षय भाऊ, गाड़ी आली। अब बाहर निकलो फटाफट, आज गेम कर देंगे नक्की। अबे चोर चोर, अरे मेरी कार चुरा ली। गाड़ी की कंडीशन तो ठीक है और ये पेपर भी पूरे ही हैं, तो वादे के मुताबिक ये लो पूरे 5 लाख रुपए। अब ये आपकी। थैंक यू। पेपर्स दे गाड़ी से। पेपर्स? क्यों सर? ये चोरी की गाड़ी है, रिपोर्ट आई है पुलिस स्टेशन में। सर लेकिन ये गाड़ी चोरी की कैसे हो सकती है सर? पेपर दे। ये देखिए सर, सब नकली पेपर्स है। आप कुछ भी ले देके। रिश्वत दे रहा है मेरे को? नहीं सर प्लीज। तुम्हारे साथ गलत हुआ है इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जी जी। एक लड़की है, मैं जानता हूँ उसे, ऐसे टेढ़े मामले सॉल्व करती हो। एक्सक्यूज मी, यस। तुम हितेश हो? यस बट तुम ही वो जो पुलिस को हैंडल करोगी। बट तुम तो अभी बच्ची हो। ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, रुको, मुझे क्या करना होगा? देखो, ये चोरी की कार के लिए पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए? ठीक है, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब तो दे दोगे, लेकिन फिर जब दोबारा पकड़े जाओगे चोरी की कार के साथ, फिर क्या करोगे? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। कार बेच दो। चोरी की कार है, इसे खरीदेगा कौन? उसकी टेंशन तुम मत लो, बिहार में ये कार ऐसे गायब करूंगी ना, दोबारा तुम्हें दिखेगी भी नहीं। इन सब में कितना खर्चा आएगा? पहले कार तो बिक जाने दो, फिर जो दिल करे दे देना। ठीक है। तो फिर लाओ 1 लाख रुपए। हाँ मैडम जी, आपका ड्राइवर आया है कार लेने के लिए। हाँ ठीक है, कार उन्हें दे दो, पैसे तुम्हें हफ्ते 10 दिन में मिल जाएंगे। हाँ भाई ले जाओ। कांग्रेचुलेशंस गाइस, चोरी के कार से हम लोगों ने 6 लाख रुपए भी बनाए और कार भी हमारे ही पास है। वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड। ये लो अपना हिस्सा खर्च, बहुत अच्छा काम है।
क्या है? कोई लड़की को ऐसे पेपर स्प्रे गिफ्ट देता है क्या? अरे क्यों नहीं, इससे मालूम पड़ता है कि मैं तेरी कितनी परवाह करता हूँ। अक्षय, पड़ोस से शालिनी ताई मिलने आई, कह रही है कुछ अर्जेंट है। अक्षय भाऊ प्लीज मेरी मदद करो। प्रेमनगर के मंदिर से मैं बाहर निकल रही थी तो किसी ने मेरी गले की चेन चुरा ली। मेरी चेन, मेरी चेन। हाँ पड़ता है, इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? पूरे मोहल्ले वाले तो बोलते हैं कि आप ही सबकी मदद करते हो। प्लीज कुछ तो करो, वरना मेरा पति शाम को आके मुझे मारेगा। अक्षय इतना क्या सोच रहा है? अगर तू शालिनी की मदद कर सकता है तो करना। हेलो, ये प्रेमनगर में चेन स्नैचिंग का काम कौन करता है? प्रेमनगर, वहाँ पे मनीष राणे हैं। क्या रे मनीष राणे? कौन है रे तू? बताओ। शालिनी ताई का चेन वापस कर दे। आज सुबह प्रेमनगर, याद है? अबे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मेरे पास कुछ चेन वेन नहीं है। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, वापस कर दे। अबे जाओ बाहर में तुम लोग। प्रवीण, प्रवीण, अरे कैसा बात कर रहा भाऊ? मैं छोड़। एक पे दो ठीक नहीं रहेगा, रुक। चेन दे। अरे नहीं है मेरे पास कुछ चेन। मुझे मारेगा साले। चेन दे। अरे नहीं है मेरे पास कुछ चेन। साले चेन नहीं है तेरे पास। चेन दे, चेन दे। चल उठ, चल हाथ दे। क्या थकेला काम करता है बे? ताई भाई का चेन वेन चुराने का? हाँ, बड़ा काम कोई देता नहीं है, पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये रख, हम बाद में बात करते हैं। हाँ चल प्रवीण। नहीं अक्षय भाऊ, इनमें से तो कोई भी मेरी चेन नहीं है। क्या पक्का? हाँ, मेरी चेन तो पतली थी और ये तो बहुत ही भारी और महंगी चेन है। ठीक है, ये चल जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। अरे शालिनी इतना सोच मत, ले ले। थैंक यू भाऊ। आराम से। दादा बस बस हो गया। हाँ बस। अब क्या लेने आए हैं? लेने नहीं देने आए हैं, एक ऑफर। कैसा ऑफर? हमारे साथ काम करने का, प्रॉमिस बड़ा काम करेंगे, क्या बोलता है? ये मेरी बहन है दिया, 5 साल पहले माँ बाप मर गए थे, तब से यही मेरी दुनिया है। हाय। भाऊ, एक बड़े काम की टिप मिली है, आप बोलो तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक होलसेलर है शांतिलाल चड्डा, उसका अपने एक बंदे के साथ लफड़ा चल रहा है, 6-7 महीने से पैसे भी नहीं दिए। लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? शांतिलाल चड्डा का ड्राइवर, उसने टिप दी। मोटा पैसा लग रहा है, मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम दे। चाय में चीनी थोड़ी और चाहिए मुझे। हाँ, नहीं मैं ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ चाहिए? चीनी। एक मिनट में। हाय, आई एम संदीप। आई एम दिया। पूरे दिन घर के ही काम करती रहती है या कहीं बाहर भी निकलती हो? मेरा मतलब कभी बाहर चले कॉफी पर?
ये भाई तुम हमेशा बोलते हो मेरे पैसे दे दूंगा, लेकिन कब रमणीक भाई? मुझे पैसा मिल जाएगा तो आपको दे दूंगा, आप ऐसे बार बार फोन मत कीजिए। हेलो केम छो अंकल? अरे तुम लोग दरवाजे से। जिग्नेश, अरे इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? आप काम की बात सुनो, अपन लोग आपका 20 लाख रुपया 48 घंटे में लाके दे सकते हैं। कैसे? वो आप अपन पे छोड़ दो, पर हाँ अपनी सर्विस का थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। कितना? 30%। ये नहीं भाई, वो 30% बहुत ज्यादा होता है, मैं 25 से ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ बोल देता हूँ। ओ काका, इधर क्या भाव तोल करने आए क्या इधर? डन, 25% डन। आप जो भी है हमें डिटेल सेंड कर दो रमणीक भाई की, हम आपका काम कर देंगे। पनवेल में उसका बंगला है और एक बेटी है 10-12 साल की। दिया को भूल जा प्रवीण, तुझसे बड़ी है। लेकिन अक्षय बाबू, पूजा भी तो तेरे से बड़ी है, इसकी वजह से तू थोड़ी ना रुक गया। गाड़ी स्टार्ट कर। भाव पापा प्लीज मुझे बचा लो, पापा प्लीज। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं आपको कुछ नहीं होगा बेटा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो देख। डायलॉग बाजी छोड़ और काम की बात सुन। बच्ची के 10 लाख रुपए और शांति भाई के 20 लाख रुपए अलग से, और अगर पुलिस के पास गया या कुछ भी घोची किया, तेरी बेटी किधर फेंकी हुई मिलेगी मालूम ही नहीं पड़ा, समझा क्या? हाँ बोल, चाय पी तो है? अरे नहीं बाबा, विदाउट शुगर पी रहा हूँ। सर एक खबर आई है, न्यू इंटरनेशनल स्कूल के सामने एक 10-12 साल की बच्ची का किडनैप हुआ है। कई टीचर्स, मेड्स ने और पेरेंट्स ने इस बात को कंफर्म किया है। कंप्लेंट आई है? सर यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, किसी ने FIR नहीं लिखवाई है। लड़की की डिटेल्स? सर बच्ची का नाम वीरती है, बिजनेसमैन रमणीक ठक्कर की बेटी। पापा अरे वाह, पूरे 20 लाख है, धन्यवाद। अरे धन्यवाद नहीं अंकल, आप हमें 25% दे दो, धन्यवाद क्या। अरे हाँ, ये लो 25% के हिसाब से ये तुम्हारा 5 लाख। पूरे 15 लाख। इतना बड़ा हाथ तो हमने कभी नहीं मारा। यकीन नहीं होता यार, ये सब अपने पैसे। ये सब कुछ सिर्फ मनीष की टिप की वजह से हुआ है, तो इसके लिए तुझे बड़ा इनाम मिलना चाहिए। ये भी ले, ऐश कर। अब इससे तू अपने लिए गिफ्ट खरीद, अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीद, तेरे को जो करना है कर, ये पैसे तेरे। थैंक यू भाऊ। अरे भाऊ ये क्या किया? इतने सारे पैसे क्यों दिए उसे? तो समझता नहीं है प्रवीण, मनीष अभी नया है, आज 15 लाख का टिप दिया है, कल 15 करोड़ का देगा, लेकिन ये 5 लाख उसका कॉन्फिडेंस जीतेंगे, ताकि वो सिर्फ हम लोग से लॉयल रह सके। इसको तू 1 टाइम इन्वेस्टमेंट समझ। ये पैसे उठाओ और तिजोरी में रख दे। हेलो, ठीक। कांस्टेबल घरात का फोन था, कह रहा था इंस्पेक्टर ने वीरती के बाप रमणीक भाई को थाने बुलाया सवाल जवाब करने के लिए। अरे सर, मैंने कहा ना कि मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ होता तो क्या मैं चुप बैठता? कितना गुस्सा करते हो रमणीक भाई, गुस्से से थायराइड बढ़ता है। हाँ अच्छा, वो जिन लोगों ने देखा कि आपके बेटी को 2 आदमी ऑटो में ले जा रहे हैं और वो चिल्ला रही है, तो वो क्या झूठ बोल रहे हैं? और वो अक्षय के आदमी थे? हाँ नहीं सर, वो 2 जन तो मेरी ऑफिस के लोग थे, मैंने उन्हें भेजा था मेरी बेटी वीरती को स्कूल से वापस लाने के लिए। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आपको कंप्लेंट नहीं करनी है? सर मेरी बेटी को कुछ हुआ ही नहीं है तो कंप्लेन क्यों करूं? हाँ करेक्ट, आप जाइए। ये जो CDR काटा सिर के, पिछले 48 आवर्स में इसने किससे बात की है सब डिटेल्स चाहिए। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। और वो अक्षय, उसके गैंग की डिटेल्स चाहिए मुझे। ठीक है सर। मोंटी और भाई काफ़ी टाइम से अच्छे दोस्त हैं, और उसने भाई से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, और भाई मान गया। तुमसे पूछा भी नहीं?
उसे ज़रूरी नहीं लगा। तो तुम बोल दो कि तुम मोंटी से शादी नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे डर लगता है, भाई पता नहीं क्या करेगा। और अभी अभी तो उसने अक्षय के साथ काम शुरू किया है, कहीं तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया और तो वो गैंग से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगने। ओके? पर तुम जो काम करते हो वो वही काम तुम्हारा भाई भी करता है, वो कोई महात्मा नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि उसके सामने बात ना हो तो हम भाग सकते हैं। नहीं, उससे और मुसीबत बढ़ जाएगी। तुम कुछ दिन रुको, मैं ये शादी टालने की कोशिश करती हूँ और निकालती हूँ कोई रास्ता। ये रहा पिछले 3 कामों का हिस्सा, सबने बहुत बेहतर किया। एक मिनट, मेरा हिस्सा कहाँ है? हिस्सा? कैसा हिस्सा? तूने क्या किया है? क्या बोला? अरे मजाक कर रहा हूँ, देता हूँ। ये लो मैडम। तुम दोनों ने शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? अरे किधर आई, इससे कौन शादी करे यार, मैं खुद अभी बच्चा हूँ और मारती रहती 24 घंटा मेरे को। शादी के बाद मार डालेगी मेरे को पूरा, ये मैं नहीं रह सकता इसके साथ। आई, ये तेरे लिए। तेरे पापा जाने के बाद ये मेरा पहला जेवर है। अक्षय बाबू, आई मेरे को ना आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। हाँ बोल ना। मैं ना दिया की शादी करा रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अक्षय बाबू, मैं ये कह रहा था कि थोड़े और पैसे एडवांस मिल जाते तो शादी धूमधाम से होती। एडवांस तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो सारे पैसे दिए। हाँ, पर मैं गिफ्ट के तौर पे 6 लाख रुपए दे सकता हूँ, चलेगा? अक्षय बाबू, थैंक यू सो मच। देख मोंटी, मैरिज हॉल की अगले महीने की डेट मिल रही है, क्या बोलता है? दिया, वो ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। इसमें परफ्यूम है, हाँ, और ये कपड़े हैं और इसमें मेकअप का सामान, सब मॉल से लाया हूँ, ब्रांडेड है। हाँ, लो ना। मुझे नहीं चाहिए। अरे यहाँ बैठ जा, ये सब रख ले, सारी ब्रांडेड चीजें। इसने इतने टाइम में मुझे तो कुछ दिया नहीं, तुझे दे रहा है, रख ले। और हाँ, शादी के बाद भी इसे ऐसे ही हैंडल करना, ठीक है? यार अक्षय, तुझे कितना टाइम लगेगा? और शॉपिंग पे जाना है मुझे, 4 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाते हैं। पूजा यार 1 मिनट, इसका हिसाब नहीं मिल रहा है हमें। तब बड़ा लफड़ा कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा। यार तेरा ये सब रोज का है। अरे भाऊ, मी घेऊन जाऊ का वहिनीला? मुझे दिया के लिए भी शॉपिंग करनी है तो साथ में हो जाएगा। भाई प्लीज ले जा। पूजा तू मनीष के साथ चली जाना, हम अगली बार चलेंगे पक्का। तुझे चलेगा ना? हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं, तुझसे कहीं ज्यादा समझदार है वो। या वही। दिया, तुम यहाँ आओ ना। मैं ठीक हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या हुआ? मोंटी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और ये सब नहीं रख पाऊंगी। सॉरी, मैं चलती हूँ। वहिनी, अरे 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 वहिनी रुक जाओ, मैं अरे वाह मनीष, तू तो बड़ा स्ट्रांग निकला। और नहीं तो क्या वहिनी, रोज जिम करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेकिन पंजे में तुम मुझसे जीत नहीं सकता, समझा? क्या बात कर रहे हो वहिनी? लगी शर्त? लगी शर्त? अरे वहिनी, आप नहीं हरा पाओगे, मैं दिखाता हूँ। देख मैं तुझे अब कैसे हराती हूँ। एक तरफ जहां मोंटी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि दिया के साथ उसकी शादी का सपना टूटने वाला था, वो बदले की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रवीण ने अक्षय को पूजा और मनीष के एक मासूमियत भरे पल का फोटो दिखाया और उसे कुछ इस तरह से दर्शाया कि अक्षय के मन में शक पैदा हो गया। उसने ये भी कहा कि मनीष जिन लोगों से प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करता है उसमें से वो अपने लिए पैसे रख लेता है।
धीरे धीरे प्रवीण की इन जहरीली बातों का असर होने लगा था, जिसका परिणाम बेहद ही डरावना होने वाला था। मनीष! अरे भाऊ, ना सिर्फ तू हमें पैसों की छेंडी लगा रहा है, पर तू पूजा के फंसा रहा है। नहीं भाऊ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने आपका 1 रुपया नहीं चुराया है, और पूजा तो मेरी भाभी है। साले, मेरे को ना तेरे पे कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। गद्दार है तू, और तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाऊ 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 आइका भाऊ, भाऊ ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है भाऊ। भाऊ सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, सर पर्स और मोबाइल फ़ोन से तो लग रहा है कि मनीष राणा नहीं है। छोटा मोटा चोर है सर, बहुत बार चैन वैन चोरी करने के जुर्म में पकड़ा भी गया है, लेकिन सबूत सर पता चला है कि रिसेंटली अक्षय की गैंग को ज्वाइन किया था। अक्षय की गैंग मतलब वो लड़की की किडनैपिंग? हाँ सर, उस समय उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन सर इस बार बहुत सारे आई विटनेस हैं, इन सभी लोगों ने देखा है सर। गया कहाँ? सर वो डर के कारण भाग गया, मैंने तावड़े को भेजा है। सर इन लोगों का कहना है कि इस बार अक्षय के साथ उसका बड़ा भाई संदीप भी था। अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो सर। अक्षय को लेके आओ। ठीक है सर। आपने मुझे मनीष राणे केस में बुलाया ना? ये रही मेरी चेक कर लीजिए। मैं उसे मारने के इरादे से गया जरूर था, क्योंकि वो मुझसे धोखाधड़ी कर रहा था, पर ये गोली मैंने नहीं चलाई है। ये स्टोरी मत सुना, समझा ना? ये सब फिल्म में होता है, वहां के लोगों ने देखा है तेरे को गोली चलाते हुए। सर मैं आपको फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरी गन है, आप चेक कर लीजिए। तो सब प्रोसीजर पता है रे? हाँ, क्योंकि आपको सिर्फ गन से ही मतलब है ना। चिरके बैलिस्टिक के लिए भेज दो और इसको अरेस्ट करो मनीष राणे के मर्डर केस में। चल। 1 सेकेंड, किस लिए? अरे पर मैं तो आपके पास सामने से आया ना। मैंने कहा था ना, ये अक्षय ने ही मनीष का खून किया है, और तुम अब भी उसी के भाई के साथ शादी करना चाहती हो। तुमने अपना भाई खोया है और मैंने मेरा दोस्त। अब मैं ही तुम्हारा रखवाला हूँ, इसलिए मुझसे शादी कर लो। हाँ, हाथ मत लगाओ मुझे तुम। मेरे भाई की मौत हो गई है और तुम्हें मुझसे शादी करनी है, और जो तुम ये सब बोल रहे हो ये सब झूठ है। नहीं मानती मैं ये। मैं चाहती हूँ अक्षय को, वो मेरे भाई को कभी मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो मेरा भाई संदीप के जैसा है ना। और मैं शादी करूँगी सिर्फ संदीप से करूँगी, नहीं तो हमेशा कुंवारी रहूंगी। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना, तो मैं किसी और की होने भी नहीं दूंगा, याद रखना। सर मनीष की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत पेट और गले पर गोली लगने की वजह से हुई है, और सर बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से वो दोनों ही गोलियां अक्षय की गन से फायर नहीं की गई थी। इसका मतलब अक्षय सच बोल रहा था? अक्षय कभी झूठ नहीं बोलता है, और यही वजह है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं। आप? मैं मरकन सावंत, अक्षय का वकील, और ये रहे उसके रिहाई के पेपर। कितना टाइम लगेगा सर उसमें? सर सगळे डॉक्युमेंट साईन करून घेतले। हम चले सर? चाय मंगाओ? थैंक यू। जाइए। 1 सेकेंड सर, एक बात कहूँ आपसे, आप है ना असली किलर को ढूंढिए, क्योंकि मैं भी वही करने वाला हूँ। मनीष के लिए इतना तो बनता है। शिरके, मनीष राणे की फाइल फिर से चेक करो, देखो इस अक्षय के खिलाफ कुछ सबूत मिलता है। सर मैं 2 बार ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा। ये अक्षय के साथ उसका एक दोस्त रहता है ना, प्रवीण, हो सकता है उसके पास गन हो और ये फायर उसके गन से हुआ हो, या तो फिर अक्षय की गर्लफ्रेंड पूजा, उसके पास भी गन हो सकती है और ये फायर उसके गन से हुआ होगा। अब किस बात का इल्जाम लगाना है आप मुझ पर? तुम्हारे घर का सर्च वारंट है हमारे पास, तुम्हारे भी। चिरके इसके साथ जाओ। चल चल। तृप्ति पूरा घर छान मारो। सर। कुछ नहीं मिला। सर प्रवीण के घर में भी कुछ नहीं मिला। यहाँ क्यों बुलाया मुझे, वो भी अकेले? अब क्या मुझे प्रेम करना चाहते हो?
पूजा, आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। एक काम करो, तुम पुलिस विटनेस बन जाओ। सब कुछ सच सच बता दो। ये अक्षय के कौन से लीगल इलीगल धंधे सब कुछ बता दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ, प्रोटेक्शन दे दूंगा मैं तुमको। दिमाग तो ठीक है ना आप लोगों का? पता भी है क्या बोल रहे हो? हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। एक तो अक्षय ने कुछ किया नहीं है, और अगर किया भी होता तो मैं तुम लोगों को क्यों बोलूंगी? ठीक है, मत बताओ, वो पकड़ा जाएगा, उसके साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सही वक्त है कौन से साइड जाना है ये सोचने का। अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? आपने कभी किसी से प्यार किया है? क्रिमिनल्स प्यार करने का टाइम ही नहीं देते। अगर प्यार किया होता ना तो जरूर समझते कि मैं अक्षय को कभी धोखा नहीं दूंगी। और रही बात मेरे फ्यूचर की, तो मेरा फ्यूचर तो मेरे अक्षय के साथ ही है। अब आपकी ये पूछताछ खत्म हुई तो मैं घर जाऊं, मुझे और भी बहुत काम है। हाँ जाइए, ऑल द बेस्ट। फ्यूचर बनाइए अपना अक्षय के साथ। शिरके, प्यार सच में अंधा होता है। सर, हे लोग सगळे येडे डोक्याचे आहेत। ये अक्षय कोई नया क्रिमिनल नहीं है। अक्षय जब स्कूल में था ना, तभी वो उसने एक लड़के का मर्डर किया था, वो प्रवीण की मदद से। लेकिन सर, अक्षय के केस की इन्वेस्टिगेशन में ये सब बातें तो सामने नहीं आई हैं। नहीं, उस वक्त वो माइनर होगा ना, तो रिपोर्ट क्लासिफाइड नहीं होगी। उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था? 6-7 साल पहले दिनेश भोसले साहब सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने केस हैंडल किया था। ये लीजिए केलकर साहब, आपकी 4 चम्मच वाली चाय। थैंक यू। एक बात बताओ भोसले साहब, 4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो आपको अक्षय अरुंधकर के बारे में जानना है। अक्षय और उसका दोस्त प्रवीण तांबे करीब 12-13 साल के थे, जिन्होंने सूरजपत के नाम के एक लड़के का मर्डर कर दिया, गोली चलाकर, स्कूल के सामने। वैसे उसके पहले भी वो दोनों छोटे मोटे क्रिमिनल बन ही चुके थे। कैसे? अक्षय अपने दोस्तों को पैसे डबल करने का स्कीम बताता था, और उसका कहना था कि उसके पिताजी ने भी इस स्कीम में काफी पैसे इन्वेस्ट किए और काफी कुछ अर्न भी किया है, लेकिन कोई भी बच्चे उस पर विश्वास ही नहीं करते थे। आखिरकार एक लड़के ने उसे 200 रुपए दिए, और 15 दिन बाद ये ले तेरे 200 रुपए, और ये 200 रुपए जो तूने कमाए हैं। 2 हफ्ते में पैसा डबल। जा ऐश कर, चल पिज्जा खाते। अक्षय ने 200 रुपए अपने जेब से दिए थे, लेकिन उसकी ये ट्रिक काम आ गई, और बहुत जल्द उन दोनों के सामने लड़कों की लाइन लग गई पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने कुछ लड़कों को डबल पैसे भी दिए, लेकिन फिर दूसरों को बताया कि अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो 1 महीना वेट करना पड़ेगा। अच्छा, और 1 महीने के बाद अक्षय भाऊ, और मेरे 1000 रुपए कब दिए तूने मुझे? 1 महीने पहले तो इन्वेस्ट करने दिए थे। नहीं, तूने मुझे कब दिए? ए प्रवीण, तेरे को याद है कि इसने पैसे दिए? नहीं रे। ए, तेरे पास कोई प्रूफ है क्या? अक्षय भाऊ, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। ए चल वे निकल सूरज, चल। अक्षय सीनियर क्लास की एक लड़की पूजा को चाहता था, और उस पर खुलकर पैसे भी खर्च करता था। बाकी लड़कों के पैसे रिटर्न करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो सूरज ने पूजा को जाकर सब कुछ बता दिया और अक्षय की इमेज खराब कर दी। तो नेचुरली उसके बाद से पूजा उसे इग्नोर करने लगी, नेग्लेक्ट करने लगी। इससे अक्षय आग बबूला हो गया। अक्षय के पिताजी एक बहुत जाने माने रियल एस्टेट एजेंट है, उनके पास लाइसेंस गन भी है, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को गन चलाने की ट्रेनिंग दी थी। पैसा कभी दे रहा है चोर, बताना। दोनों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि अक्षय के पिताजी को काम मिलना बंद हो गया। 1 साल के अंदर वो बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। उसके बाद उसके बड़े भाई संदीप ने भी कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक मर्डरर के भाई को कौन नौकरी देगा। 5 साल के बाद वो दोनों जुवेनाइल होम से वापस आए। अक्षय, 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 कैसा है तू? तू ठीक है ना? आज अगर तेरे बाबा होते ना तो बहुत खुश होते कि तू घर वापस आया है। अक्षय, आई जवलो नरक से भी बदतर है। वहाँ मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इन 5 सालों का दर्द तेरे खाने ने मिटा दिया। प्रवीण? संदीप दादा, मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ।
सही जगह आया है तू, अंदर आ जा। खा बेटा, आज से तू मेरा तीसरा बेटा है। दोनों बच्चों ने फिर से नए से शुरुआत करना चाहा। अक्षय की माँ ने तो कई स्कूल में उसका एडमिशन करने की भी कोशिश की। ए चोर है, ए चोर, अंदर तो स्कूल में क्यों आया? अरे चोर सुनना, ए चोर रिटर्न जा इधर से। लड़कों ने जो कुछ भी किया था दुनिया उसे भूलने नहीं दे रही थी। कई गैंगस्टर से तो उन्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया, लेकिन दोनों बच्चों ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार खार घर के एक स्कूल ने उन्हें एडमिशन दिया, लेकिन ये वो जगह थी जहां इनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई। कैसा लगा तुझे नया स्कूल? अब तक तो अच्छा है। मैंने बोला था ना तुझे एक नई शुरुआत मिल जाएगी यहाँ से। कुछ आप पानी पूरी खाएंगी? अच्छा भैया दो प्लेट। अरे अमर, मेरा फोन नहीं है, किसी ने चोरी कर लिया। ये इसने चुराया होगा। निशा, 5 साल पहले जो स्कूल में मर्डर हुआ था याद है? वो इसी ने तो किया था। हाँ इसी ने किया था, हाँ इसी ने किया था। फोन दे, चल। अरे मेरे पास कोई फोन नहीं है। छोड़ो उसको, उसके पास नहीं है फोन। मैंने कोई चोरी नहीं की है। फोन दे, यही मेरे पास नहीं है फोन। छोड़ उसको, छोड़ो उसको, नहीं है उसके पास फोन। अरे अमर, मिल गया मेरा फोन। इस चोर ने चुराया होगा, इसके ऊपर ब्लेम आया होगा तो फेंक दिया होगा। काट डालूंगा, पीछे। अक्षय और प्रवीण को खारघर के स्कूल से निकाल दिया गया। जुवेनाइल होम से निकलने के बाद सोसाइटी ने तो पहले ही उनका साथ छोड़ दिया था, तो अक्षय ने क्राइम का रास्ता चुना। वैसे भी लोग उसे क्रिमिनल मानते थे। हमें कभी भी उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए हम कभी उन्हें पकड़ नहीं पाए। और बहुत जल्द मेरा ट्रांसफर वाशी हो गया। सर एक मिनट। हेलो सर, एक बॉडी मिली है। क्या? तू हंस रहा है? वो पुलिस वाला मुझे तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए बोल रहा था और तू यहाँ बैठ के मेरे ऊपर हंसे जा रहा है। मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तू एक नंबर की झल्ली है। लेकिन अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं वो ऑफर ले लेता। अरे मुझसे अगर का तेरा गोल्डन टिकट था वो। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब कभी नहीं करूंगी। एक सेकेंड, तू क्यों मरेगी मेरे लिए? हमारा रिश्ता ही क्या है? ए, बस करो तुम लोग। क्यों मियाँ बीवी की तरह लड़ते रहते हो तुम लोग, जब शादी नहीं करनी तुम दोनों को? आई मुझे शादी करनी है इससे। किसने बोला आपको कि मुझे नहीं करनी इससे शादी? अब मैं बचपन से तो इसी के साथ ही हूँ ना, मुझे इसी से ही शादी करनी है। तू मुझसे शादी करेगी? आई तू घर में जो भी सिंदूर मंगल से जो भी तू लेके आ, इन लोगों का भरोसा नहीं, पलट जा दे कभी भी। चाचा जल्दी कर। अब तू फंस गई। अब अभी भी कोई लड़का है तो बता दे। ये ले। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तू पूजा अरोंडेकर बन गई है। खुश रहा। सर, आई थिंक ये दिया राणे है, मनीष राणे की बहन। सर, दिया राणे ही है। लेकिन ये इतनी सुनसान जगह क्या करने आई था? एक गोली हार्ट में, एक गोली। सर, जमीन पर ब्लड देख के लग रहा है कि शायद इसका मर्डर यही हुआ है। तुर्की, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मुझे बैलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए। सर। शेर के इसके डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। खबर मिली है कि दिया एंगेज थी और कुछ महीने बाद उसकी शादी मोंटी दुबे से होने वाली थी। इसका मतलब ये काम किसी एक तरफा लवर ने किया होगा या तो एक्स बॉयफ्रेंड ने। सर हो सकता है। वैसे सर ये भी पता चला है कि दिया इस शादी से खुश नहीं थी। उसका अफेयर संदीप अरोंडेकर के साथ चल रहा था। संदीप अरोंडेकर मतलब अक्षय का बड़ा भाई? हाँ सर। तो इसका मतलब अक्षय के पास मर्डर का मोटिव है। ले क्या उसको? सर आप हर क्राइम मुझ पर ही डाल रहे हैं, और वैसे भी मैं दिया को क्यों मारूंगा भला? क्योंकि दिया को लग रहा था कि उसके भाई का मर्डर तूने किया है, और इसलिए दिया ने तेरे भाई संदीप से शादी करने से मना कर दिया। जो गुस्सा आया तूने उसको मार दिया। सर दिया ने मुझे खुद फोन करके कहा था कि वो मान ही नहीं सकती कि मैं मनीष को तकलीफ पहुंचाऊंगा। मर्डर तो बहुत दूर की बात है सर। तेरे इस कहानी पे मैं यकीन कैसे करूं? आप मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर लो। मैं खुद दिया की मौत से टेंशन में हूं सर। मेरे भाई का रो रो के बुरा हाल है। आप जानते भी कि उस पर क्या बीत रही है। जैसा कि अक्षय ने कहा था, फोरेंसिक रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ कि उसकी गन दिया को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी। मकरन सावंत ने ठीक समय पर आकर अक्षय को आजाद करवा लिया। पुलिस ने संदीप और मोंटी दोनों से पूछताछ की और दोनों ने ही मर्डर में अपना हाथ होने से इनकार किया।
संदीप ने दिया के मैसेजेस पुलिस को दिखाए, जिसमें साफ लिखा था कि वो उसके साथ भागकर शादी करना चाहती है, क्योंकि वो मोंटी से शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस को पता चला कि पनवेल के एक गन सप्लायर ने दिया के मर्डर से ठीक एक दिन पहले एक लड़के को गन सप्लाई की थी। जब सप्लायर को अक्षय, संदीप और प्रवीण की फोटो दिखाई तो उसने उन्हें नहीं पहचाना। पुलिस ने जब मोंटी की फोटो दिखाई तो सप्लायर ने बताया कि मोंटी ने ही गन खरीदी थी। पुलिस ने मोंटी को शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया। मनीष मर्डर केस की तरह ही था, लेकिन तभी दिया की मौत मोंटी के गन से नहीं हुई थी, बल्कि दिया की मौत उस गन से हुई थी जिससे मनीष का मर्डर हुआ था। अक्षय और मोंटी दोनों की ही गन का इस्तेमाल इन मर्डर्स में नहीं हुआ था। तो फिर ये मर्डर्स किसने किए थे और किस गन का इस्तेमाल हुआ था? और तब पुलिस के द्वारा एक बार फिर मोंटी से पूछताछ करने के बाद एक चौंका देने वाली बात सामने आई। बोला? हाँ सर, वो दिया ने मुझे बताया था कि संदीप और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मैं क्या करता? मैं तो इतने सालों से उसको अपनी बीवी बनाने के सपने देख रहा था और मुझसे वो भूल ही नहीं जा रही थी सर। फिर एक दिन वो प्रवीण ने मुझे बोला कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा हूँ। ये प्रवीण कौन? अक्षय का दोस्त? हाँ सर, प्रवीण वही मुझे उस जगह पर लेकर गया था जहाँ पर वो संदीप और दिया को मैंने हम बिस्तर देखा। मोंटी यार, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। शादी तेरी तय हुई है और वो संदीप दिया के साथ मजे कर रहा है। तेरा दिल बहुत बड़ा है, तेरी होने वाली बीवी को तू किसी और के साथ देख सकता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो दोनों तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। प्यार? प्यार बोलता है? देख भाई, तेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर तेरे बदले मैं होता ना, दिया को जिंदा नहीं छोड़ता। तो तेरा क्या मतलब है? मैं भी दिया को मार दूं? मैं तो मार देता भाई, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तू देख ले तेरे को जो करना है वो। वैसे मेरे पास वो गन डीलर का नंबर है। तो तूने गन प्रवीण के कांटेक्ट से खरीदी? हाँ, मतलब मैंने सिर्फ दिया को डराने के लिए गन खरीदी थी, उसे गोली नहीं मारना चाहता था। तू मुझे सिर्फ इतना बता, तू मुझसे शादी करेगी या मैं तुझे यही गोली मार दूं? तू तो कह रहा था तू मुझसे प्यार करता है। मेरा भाई मनीष होता ना तो सब करने देता वो तुझे। ए चुप! मुझसे शादी करेगी या नहीं? नहीं करूंगी। हेलो, तेरे को बोल रहा हूँ ट्रिगर दबा दे, तू तो समझता क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता सर, उसको गोली किसने मारी। मैं सच बोल रहा हूँ। फोन किसका आया था? फोन कोणाचा आला होता? प्रवीण का। एक बात बता, तू दिया को मारते मारते रुक गया, हाँ? प्रवीण को कैसे पता चला? इसका मतलब प्रवीण वहां था। मुझे नहीं मालूम। एक काम करो सिर्फ, 23 अगस्त को प्रवीण दोपहर 2 से 4 के बीच कहाँ था ये चेक करो और उसके घर की दोबारा तलाशी लो। अगर वो दिया को मार सकता है तो मनीष को भी उसने मारा होगा। और सुन, अगर तेरी बात झूठ निकली तो ये बालों का झूला बना के झूलूंगा। सर आप फिर आ गए? ये सर्च करो सर, पूरा कोना कोना सर्च करो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सर आपको गलतफहमी हुई है, आपको मेरे घर में कुछ नहीं मिलने वाला। चुपचाप खड़ा रहे। सर कपड़ में कुछ नहीं है। सर टेरेस पे कुछ नहीं मिला। सर अंदर के दोनों कमरे खाली हैं। देखा सर, मैंने कहा था कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग तेरे पास पैसा नहीं है क्या रे? हाँ, उसका कैब अलग है, इसका कैब अलग है। कर दे, पकड़ा दे। दिया और मनीष को जिस गन से फायर किया था वो गन तेरे घर में मिली। इतना ही नहीं, जिस जगह उनका मर्डर हुआ वहां का तेरा लोकेशन दिखा रहा है। तो जब अक्षय और मोंटी ने दिया और मनीष के ऊपर गन तानी थी, उन्हें कॉल किया था मोंटी को, है ना? CDR में दिखा रहा है। इतना सबूत हमारे लिए काफ़ी है
तेरे लिए चाहिए और सबूत? बता, क्यों मारा उनको? इतने सालों से सिर्फ मैं ही अक्षय का सच्चा दोस्त था। अरे सर, वो सूरज को उसने 4 गोली मारी थी और उसके बाद बिना किसी गलती के सूरज के मर्डर में भागीदारी बना दिया मुझे। हम लोग 5 साल जुवेनाइल में साथ में रहे, हर तरीके के टॉर्चर, दर्द सब साथ में सहन किए। मेरे तो माँ बाप भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने अक्षय को नहीं छोड़ा था। बिना कोई सवाल किए मैंने अक्षय की गैंग ज्वाइन कर ली। मुझे लगा वो बराबरी का हिस्सा देगा, लेकिन अरे भाऊ रुक क्यों गया तू? मारना, ठोक दे उसको। भाऊ विश्वास करो भाऊ, सच में ऐसा कुछ नहीं है। गद्दार है वो, मार दे उसको भाऊ। पार्टनर रखने के बदले उसने मुझे प्यून बनाकर रखा था। जब मनीष ने गैंग ज्वाइन किया, उसको भाई की तरह रखने लगा। सर, मैं मानता हूं मुझे दिया पसंद थी, लेकिन संदीप ने मुझसे दिया को भी छीन लिया। अगर संदीप और दिया की शादी हो जाती, मनीष और अक्षय और करीब आ जाते। बस सर, इसी बात के लिए मैंने मनीष के खिलाफ अक्षय के कान भरना शुरू कर दिए। उसके बाद तूने मोंटी के दिमाग में दिया के खिलाफ जहर भर दिया ताकि शक संदीप पे जाए। हाँ सर। सर, दिया तो मुझे वैसे भी नहीं मिलने वाली थी। इससे अच्छा होता वो मर जाती। वो बेवकूफ मोंटी एंड मूवमेंट पे वो फ्रीज हो गया। हेलो, तेरे को बोल रहा हूँ ट्रिगर दबा दे। तू समझता क्यों नहीं है भाई? तू मार दे उसे। अरे मोंटे! अक्षय ने कभी भी मेरे कामों की कदर नहीं की, इसलिए मुझे अपना क्रेडिट खुद छीनना पड़ा। और सर, वैसे भी ये गैंग मुझे चलाना चाहिए था। सबका बाऊ मुझे बनना चाहिए था। क्या सोच है तेरी? यार तुझी ऊंची किती, विचार केवढे? अरे भाऊ बनना था तो अच्छे लोगों का भाऊ बनना है ना। ये क्या है? अब ट्राई कर जेल में बैठ के भाऊ बनने का। हाँ? प्रवीण की गवाही पर अक्षय को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसने अपने भी सारे गुनाह कबूल किए। संदीप, पूजा, यहाँ तक कि कांस्टेबल सचिन घरत को भी गैंग का साथ देने के जुर्म में अरेस्ट किया गया। नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूँ। जीवन हमारी यादों का पुलिंदा होता है। इनमें से कुछ यादें अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी भी, जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ यादों को हम भूलने के बजाय एक सबक की तरह जीवन भर अपने जहन में रखते हैं। ऐसे सबक हमें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, लेकिन बचपन में मिले कुछ सबक हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। चीजों के प्रति हमारे नजरिए हमारी प्रतिक्रियाओं को तय करते हैं। ये सच है कि अपनी जिंदगी पर हम सभी पूरा नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन जिंदगी तो अप्रत्याशित है और अप्रत्याशित चीजें कभी अच्छी होती हैं तो कभी बुरी। जो चीज अप्रत्याशित नहीं है वो है बुरी चीजों के लिए हमारी प्रतिक्रिया, जिसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में होता है। अक्सर जब ये प्रतिक्रियाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तो चौंकाने वाले अपराध सामने आते हैं। ऐसे अपराध जिन्हें समझना और सुलझाना दोनों ही टेढ़ी खीर जैसा होता है।
हाँ जी मैडम, आपका सूट तैयार है, एकदम रेडी है जी। आप शाम को आके ले जाना। आंटी, वो मनु ने पूरन का सर फोड़ दिया, सब घेरे खड़े हैं उसे। रघु संभाल लेना। चल जल्दी चप्पल पहन। अरे जी, तो गलती से पैर लग गया होगा मनु का, जानबूझ के थोड़ी ना मारेगा। गलती एक बार होती है अरुणा, बार बार नहीं। अभी कितने दिन हुए जब वीरू की बाइक तोड़ी थी इसने? कभी अंजू के बाल खराब कर दिए, कभी शिखा के घर का शीशा तोड़ दिया, और तू बोल रही है कि गलती से गमला गिरा दिया इसने मेरे बेटे के सर पर। अरे तो माफी मांग रही हूँ ना तुझसे, माफी मांग रही हूँ ना इसके लिए। बच्चा है, माफ कर दे। बच्चा नहीं है ये, बल्कि अपने भगौड़े बाप पे गया है, जो हमारे चिट फंड के पैसे लेकर भाग गया। भागे नहीं है वो। तो कहाँ है पिछले 1 साल से? कहाँ है तेरा पति विमल? जीतो, देखो जो हुआ है बच्चे से हुआ है, अब उसे फांसी पे लटकाओगी क्या? अरुणा, तुम बच्चों को लेकर घर पे जाओ। कल टाइम से आ जाना, ठीक है? ये सारा सामान कल लोड करवाना है, ठीक है? जाओ। ओ वीरे, लगता है लॉटरी वॉटरी लग गई है तेरी। ओ पार्टी शार्टी का कर दे। ये रख दो। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? तुम तो जानती हो कि पैसों के साथ मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। अब तो लग रहा है कि ऐसे ही फिजूल में ये चिट फंड की जिम्मेदारी ले ली। आप चिंता मत करो, मैं इसे संभाल के रखूंगी। मोहल्ले के और किसी बच्चे से क्यों नहीं होती? कब तक लोगों को मैं तेरे लिए सॉरी सॉरी बोलती रहूंगी? सॉरी। सॉरी कर रहे क्या? देखो, तुम मनु के बारे में बाद में सोचना, पहले डॉक्टर के पास चलो। तुम्हारा हाथ देखो कितना जल चुका है। अगर मनु के पापा यहाँ होते ना, तो मनु कभी इतना नहीं बिगड़ता। अब मैं काम संभालू, बच्चों को देखूं, या फिर मनु पे नजर रखूं? अरुणा, अगर विमल यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है ना मुझे बताओ, मैं सब संभाल लूंगा। और रही बात मनु की, मैं करता हूँ कुछ। अरे गुड़िया, ये तुम्हारे लिए नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे लिए ना दूसरी बनाऊंगा, बहुत अच्छी वाली। दे दो ना। अरे मेरी बात मानो, देखो पापा की अच्छी बच्ची हो ना, गुड़िया हो ना पापा की। देखो सुनो, दो मुझे दो। अरे गुड़िया, है तुम्हारे लिए नहीं है। मैं ना मैं बहुत अच्छे रंग की, इसी रंग की बना के दे दूंगा फिर तुम्हें, ठीक है? नहीं। दे दो। नहीं। दे दो। अरे ये तुम्हारे लिए बनाया है मैंने मितू, तुम तो बहुत सुंदर लगेगा, है ना? पहनोगी ना? ये पहन के ना बहुत बहुत सुंदर लगोगी तुम। हाँ, बहुत सुंदर लगोगी तुम। मैंने बनाया है, मैंने। मनु, मैडम सब मेरे साथ चलिए ना। वो मेरे घर पे मेरा बेटा पागल।
बताइए हुआ क्या? मेरा बेटा है ना, वो उसके पास गन है सर। मैं जब दुकान से घर वापस गई ना तो वो मेरी बेटी के ऊपर गन तान के खड़ा था सर। आप लोग मेरे साथ चलिए वरना वो पता नहीं क्या कर देगा। चलिए ना सर, जल्दी असली है सर, यही है आपका बेटा मन्नू। जी बैठो बेटा। बेटा ये बंदूक तुम्हें कहाँ से मिली, किसने दी? किसी ने नहीं दी, ये गन तो मुझे ड्रॉअर में रखी मिली। मुझे लगा खिलौना है इसलिए मैंने ले ली। ये झूठ बोल रहा है, सही झूठ बोल रहा है। अभी इसी गन से ये मुझे और अपनी बहनों को मारने वाला था और अब कह रहे कि खिलौना थी। माँ सच में मुझे यही लगा कि वो बस एक खिलौना है। मैंने तो रिंकी और मीतू के साथ खेलने के लिए लिया उसे। आई एम सॉरी माँ। शांत हो जाओ बेटा, ऐसी चीजें है ना खेलने के लिए नहीं होती। अगली बार अगर ऐसी कोई चीज मिले तो उससे दूर रहना, पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। समाना कि मन्नू मेरा बेटा है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। आप उसे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ना तो हमें आपको नहीं चाहिए। इस तरह गैर कानूनी तरीके से आपने घर में बंदूक रखी हुई है। कहाँ से आई वो बंदूक? मुझे नहीं पता, शायद मेरे पति की होगी। बुलाइए अपने पति को। भाग गया सर, हम सबके चिटफंड के पैसे लेकर 1 साल पहले ही भाग गया। सर मुझे नहीं पता कि मेरे पति का, वो 1 साल से गायब है। कमाल है, पति 1 साल से गायब है, पत्नी ने उसे गायब होने की मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं कराई, बेटा गन से खेल रहा है। सर इतना ही नहीं, पड़ोसियों का कहना है कि उसका पति विमल उनके चिटफंड के पैसे लेके भाग गया है। हो सकता है इस केस में कुछ बड़ा ना हो सिवाय एक बिगड़ैल बच्चे के, लेकिन सच्चाई तो पता करनी ही पड़ेगी। ये गन किसी बड़े केस की शुरुआत लग रही है। सर मैं अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश करता हूँ ये गन किसने और कब खरीदी थी, और साथ ही इस विमल के चिटफंड के बारे में भी पता करो। क्या सच में ही वो लोगों के 10 लाख रुपए लेके भागा था या फिर कहीं छुपा बैठा है? ठीक है सर। क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है यहां? क्या हुआ? कोई था यहां पे? कोई था? हाँ। तुम भी ना? कोई नहीं, चलो आओ ना। सर अरुणा के घर से जो गन मिली है वो नई तो नहीं है। अगर नई होती तो ये जो अवैध रूप से गोली बंदूक का बिजनेस करते इन्हें पता होता कहाँ से खरीदी, कब खरीदी, लेकिन उन्हें इस बंदूक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर क्या वो गन विमल ने खरीदी थी? विमल ने खरीदी थी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब विमल का बैकग्राउंड चेक किया तो सस्पिशियस बात सामने आई। 1 साल पहले जब विमल गायब हुआ था मोहल्ले के चिटफंड के 10 लाख रुपए उसके पास थे और उसके बाद विमल को किसी ने नहीं देखा। उसकी बीवी अरुणा जैसे तैसे अपने 3 बच्चों को पाल रही है। और अरुणा का बेटा वो मन्नू, उसके बारे में कुछ पता चला? सर मन्नू ने तो पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा है, किसी से नहीं डरता, पर जब से बाप गायब हुआ है तब से हाथ से छूट गया। मैंने उसे समझाया तो है, तो देखते हैं क्या असर होता है।
अरे बच्चों का खाना बना रही थी ना, इसलिए दुकान पहुंचने में देर हो गई। लेकिन बस अब अरे तब तक एक मीतू को कुछ हो गया है, वो उठ ही नहीं रही है। मैंने कई बार उठाया। माँ चलो चलो। अच्छा तब तक एक काम करो, वहाँ ड्रॉर में ना नाप रखा है, तो वहां पे उसको हाँ उसी नाप से बना लो। मीतू 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 मीतू। अरुणा का डर आखिरकार सही साबित हुआ था। उसकी बेटी मीतू की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। कौन था उसकी मौत का जिम्मेदार? रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं था इस केस में, बल्कि अरुणा के पति विमल की गुमशुदगी और उसके बेटे मनु का अजीब लेकिन डरावना व्यवहार भी अपने में बहुत से राज समेटे हुए था। पुलिस के सामने सवाल थे, मगर उनको ईमानदारी से जवाब देने वाला कोई नहीं था। विशेष रूप से अरुणा, वो पुलिस के सामने शुरू से ही चीजों की आधी अधूरी तस्वीरें पेश कर रही थी। मेरी बेटी नहीं, मेरी मीतू नहीं, मेरी बच्ची को मत लेके जाओ। मीतू आँख खोल, मीतू नहीं। मेरी बेटी मर गई और आप मेरे पति के लिए पूछ रहे कि मैंने उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? सवाल तो पूछना पड़ेगा अरुणा। 1 साल पहले तुम्हारा पति गायब हुआ था, उसके बाद तुम्हारे बेटे को घर के अंदर से गन मिलती है, और अब मीतू की हत्या, वो भी घर के अंदर। तीनों कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते। मैं विमल का सच नहीं जानती हूँ सर। मैं बस इतना जानती थी कि अगर आप उसे पकड़ लेते तो उसे जेल में डाल देते, इसलिए मैंने कभी इन्फॉर्म ही नहीं किया पुलिस को उनके बारे में। अरुणा, 10 लाख रुपए थे विमल के पास। इतने पैसों के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, तुम्हारे बेटे मनु का ये हिंसक स्वभाव बहुत बुरा लगता होगा ना उसे, जब आस पड़ोस वाले उसके पिता को चोर कहते होंगे। क्या तुम्हारे मनु का हिंसक स्वभाव विमल के गायब होने की वजह से है? मनु हमेशा से ऐसा हिंसक और सनकी था, हमेशा से। उसे मजा आता है लोगों को परेशान करने में, और उसी मजे के चक्कर में उसने मेरी बेटी मीतू की भी जान ले ली। लेकिन 10 लाख रुपए के लिए तो कोई भी दुश्मन हो सकता है तुम्हारा। उन लोगों में से भी तो कोई हत्यारा हो सकता है मीतू का। तो फिर मनु क्यों, मनु को ही क्यों दोषी ठहरा रही हो तुम? क्या मनु को कुछ करते हुए देखा है क्या तुमने? सर, मीतू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 12 से 2 बजे के बीच हुई। तकिए से दम घोट के उसे मारा गया है। क्राइम सीन पे मिले सर्कमस्टांशियल एविडेंस के मुताबिक घर की खिड़की खुली हुई थी, खिड़की के बाहर चप्पल के निशान थे। जाहिर सी बात है ये काम मन्नू का तो हो नहीं सकता, किसी बड़ी उम्र के आदमी का ही होगा। तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि फिर ये अरुणा अपने बेटे मन्नू का ही नाम पे क्यों अटकी हुई है कि उसी ने अपनी बहन मीतू को मारा है। एक काम करो, अरुणा के दुश्मनों की एक लिस्ट बनाओ, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड से उनकी एलिबाई चेक करो। रात 12 से 2 बजे के बीच में वो लोग कहाँ थे पता करो, और अपने खबरी नेटवर्क को भी एक्टिव करो। उनसे कहो कि अरुणा के पति विमल के बारे में जो कुछ भी पता लगे पता लगाएं। सर, सर ये जूते का प्रिंट 7 या 8 नंबर का लगता है। मेरे पास बहुत काम है साहब, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे यहाँ तो सब बड़ों के कपड़े हैं, ये बच्चे के कपड़े यहाँ कैसे हैं? ये मेरा पर्सनल है साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है।
और ये चप्पल नहीं खरीदी है? चप्पल नहीं खरीदना जुर्म है क्या? साइज क्या है? पता नहीं, दुकान में पहनकर देखी, फिट आ गई तो मैंने खरीदी। करण, ये रघु और अरुणा, इन दोनों की इक्वेशन के बारे में एक एक चीज पता करो। पहले हमें लगता था कि अरुणा ही हमसे कुछ छुपा रही, अब तो ये रघु, ये भी डाउटफुल है। नई चप्पलें खरीदी हैं, खुल के बात करने को तैयार नहीं। जल्द से जल्द केस सॉल्व करो भाई। पहले ही हमारे ज्यूरिसडिक्शन में 2 केसेस अनसॉल्व्ड हैं। एक में किलर फरार है, दूसरे में यही क्लियर नहीं है कि सुसाइड है या मर्डर, और अब ये तीसरा मीतू का केस। जल्दी अगर सॉल्व नहीं किया ना तो मीडिया आसमान सिर पे उठा देगा। सर मैं जल्द से जल्द पता करने की कोशिश करता हूँ। देवेद, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानते नहीं हो मनु स्कूल से आने वाला है, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मनु से इतना डरती क्यों तुम? बच्चा है वो। बच्चा नहीं है, राक्षस है, राक्षस, जिसे मैंने जन्म दिया है। पुलिस उसे लेके नहीं गई ना? तुम देखना, एक दिन वो मुझे और इनकी, हम दोनों को मार डालेगा। वो मार देगा, हम दोनों को भी मार देगा। वो अरुणा, परेशान मत हुआ, सब ठीक हो जाएगा। एक रास्ता है अभी भी। करण, इन बच्चों के केसेस में भी अभी तक कुछ हाथ नहीं लग पाया हमारे। और ये मीतू का मर्डर केस, ये तो जैसे वहीं आकर रुक गया। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। सर, मैम रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सर, मेरे को पूजा आने दो। सर, मेरा मनु कहीं गायब हो गया है। गायब हो गया? वो मार देगा, हम दोनों को भी मार देगा। अरुणा, परेशान मत हुआ, सब ठीक हो जाएगा। एक रास्ता है अभी भी। सर, अब मैं इसे नहीं संभाल सकती, हाथ से निकल गया है मेरे। आज भी इसे बेहोशी की दवा दी है, तब यहाँ ला पाई हूँ। आपने अच्छा किया, अच्छों को सुधारा है हमने, इसे भी सुधार देंगे। आराम से घर जाइए आप। आज 2 हफ्ते बाद सर, जब मैं मनु से मिलने रिमांड होम गई तो वो लोग बोले कि मनु वहां है ही नहीं। सर, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मतलब? सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद मनु को वहां छोड़कर आई थी सर, और अब वो लोग कह रहे हैं कि मनु कभी वहां आया ही नहीं। आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए ना। आप लोग चलेंगे ना तभी वो लोग असलियत बताएंगे कि उन्होंने मेरे मनु के साथ किया क्या है। प्लीज चलिए मेरे साथ, प्लीज। हम तो खुद आपको नहीं समझ पा रहे हैं। कभी आप अपने बेटे मनु को मीतू का कातिल बताती हैं, और कभी इतना कंसर्न शो करती हैं कि जैसे उसके बगैर आप रह नहीं सकती हैं। चल क्या रहा है ये? सर, जैसा भी है, पर है तो मेरा बेटा ही ना। ठीक है पूजा, इनके बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिख लो, उसके बाद हम रिमांड होम चलते हैं आपके साथ। चलिए। करण, 1 महीने में हमारे थाने के अंदर 7 बच्चों के मर्डर केस, और अब ये मिसिंग केस। दिस इज रियली सैड। सर, अगर बच्चा यहाँ होता तो मैं क्यों झूठ बोलता कि वो यहाँ नहीं है? इससे तो मैं 2 घंटे पहले ही मिला हूँ, और वो भी पहली बार। सर, ये झूठ बोल रहा है, जरूर इसने मनु को कुछ किया है। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं और देवेंद्र 3 हफ्ते पहले मनु को खुद यहाँ छोड़ने आए थे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देवेंद्र से पूछ लीजिए ना। सर, मैं आपसे कह रही हूँ, ना तो आप मेरे पति की बातों का भरोसा कीजिए और ना ही उस चुड़ैल अरुणा की बातों का। कहना क्या चाहती हैं आप? देवेंद्र को पूरी तरह अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ है उस औरत ने। वो उसके कहने पर कुछ भी कर सकता है। मनु से तो वो छुटकारा चाहती थी, और देवेंद्र से अच्छा इंसान कौन मिलता उसे इस काम के लिए? आखिर जिस इंसान ने अपने बच्चे को मारने से पहले नहीं सोचा, वो अरुणा के बच्चे को मारने से पहले क्या सोचेगा? अपने बच्चे को मारने से पहले नहीं सोचा मतलब?
देखिए सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाते, इसलिए हमने बच्चे को गिरवा दिया। और वो बावली बबीता इसे मर्डर बोल रही है। हमने सुना है तुम्हारे और अरुणा के बीच में कुछ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। विमल मेरा एक अच्छा दोस्त था, इसलिए उसकी बीवी की मदद कर दिया करता हूँ। और अगर एक बार के लिए मान लिया जाए कि हम दोनों के बीच में कुछ है, तो मैं उसके बच्चों को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? क्योंकि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। तुम आसानी से अपनी बीवी बबीता को छोड़कर अरुणा के पास जा सकते हो, लेकिन अरुणा ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके 3 बच्चे थे। इसलिए रिमांड हॉस्टल में मनु को ढूंढने के बजाय मुझ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उसकी जान खतरे में हो। आप एक काम कीजिए कि पहले जाके उसे ढूंढिए। मैं तो यहीं पे हूं, मुझसे जब चाहे पूछताछ कर सकते हैं आप। करण, एक ही घर में पहले पति गायब होता है, फिर बेटी का मर्डर होता है, और अब बेटा गायब हो जाता है। कुछ तो बड़ा क्राइम हुआ है इस फैमिली में। सर, शेरपुर गांव में से रघु की बीवी के बारे में पता चला है। तीन साल पहले हमारी बेटी लाडो की मौत हो गई थी सर। उसके बाद से रघु जैसे बदहवास सा रहने लगा था, इसीलिए उसने 2 साल पहले मुझे और इस घर को छोड़ दिया। तो आपने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढ कर क्या करती सर? मरने के बाद भी लाडो उसे दिखाई पड़ती थी। वो अक्सर उसके साथ बातें करता था, और जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ भी मार पिटाई शुरू कर दी थी। मैं क्या करती सर? रघु बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ना तो मैंने तब उसको ढूंढने की कोशिश की, और ना मैं अब उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है सर। ये कौन है पापा? मेरी लाडो जैसी एक और गुड़िया, बिल्कुल मेरी लाडो जैसी प्यारी। झूठ, आपकी लाडो जैसी कोई प्यारी नहीं हो सकती, ये भी नहीं। अच्छा, रुक बदमाश। पूरा घर चेक करो। इन सारी बच्चियों में मैं अपनी लाडो को ढूंढता था, फिर मैं कैसे किसी बच्ची का खून कर सकता हूं सर? और वो पुराने चप्पल जो तूने अपने घर में छुपा रखे थे, कैसे मैच हुए उन फुटप्रिंट से जो हमें अरुणा के घर की खिड़की के बाहर मिले? हाँ सर, मैं गया था अरुणा के घर। उस रात मैंने वो ड्रेस रखी और मैं बाहर निकल गया। मुझे तो सर ये भी नहीं पता कि मीतू उस समय तक जिंदा भी थी या नहीं। हाँ, मीतू का भाई मनु वो उस समय जाग रहा था सर, उसी ने मारा होगा उसे। उसकी माँ भी यही कह रही थी। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन तू जो कह रहा है एक पैसे का भरोसा नहीं है हमें तेरी बात पे। सर मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए, मैंने मीतू को नहीं मारा सर। मैं तो उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था सर।
मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा। करण, ये पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से एक बार दोबारा मिलो, पता करो मीतू के मर्डर से पहले क्या उसके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ था। सर, हमारे पास मीतू और मनु के केस में सस्पेक्ट्स के तौर पर रघु, देवेन की वाइफ बबीता, पड़ोसन जीतो और अरुणा भी सस्पेक्ट है। सर, अगर हम ये मान भी ले कि इनमें से ही किसी ने मीतू का मर्डर किया है और मन्नू को गायब किया है, फिर भी विमल का क्या? वो कोई बच्चा तो था नहीं कि हवा में गायब हो जाए। सर, क्या ये हो सकता है कि हम विमल को गायब मान रहे हैं, लेकिन वही इस पूरा क्रियाकलाप के पीछे? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये भी, लेकिन क्या ये विमल इतना शातिर होगा? मुझे डाउट। लेकिन हां, एक बात तो कंफर्म है, इन सब क्रियाकलापों से इस विमल का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब पता ये लगाना है इस विमल के साथ साल भर पहले हुआ क्या था। ये केस मनु के अजीब व्यवहार की वजह से शुरू हुआ था, मगर पुलिस के लिए टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह साबित हुआ, जो सतह पर कुछ और था और गहराई में कुछ और। इस केस में इतने ट्विस्ट और टर्न सामने आए थे कि ये केस किसी काल्पनिक कहानी की तरह हो गया था। और अब तो मनु भी गायब था, जिसकी वजह से इस केस का पिटारा खुला था। पुलिस के सामने सच तक पहुंचने के रास्ते बहुत कम थे, और जो रास्ते थे भी उन पर केस से जुड़े लोगों ने अपने झूठ के स्पीड ब्रेकर बना रखे थे, जो पुलिस को मनु तक पहुंचने से भी रोक रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुलिस ने देर कर दी थी? कोई तो अंदाजा होगा तुम्हें अरुणा, तुम्हारा पति विमल अगर सच में गायब है तो कहां होगा, किसके साथ हो सकता है? देखो, हमें डाउट है इस सबके पीछे तुम्हारे पति विमल का ही हाथ है। मैं विमल के बारे में सचमुच कुछ नहीं जानती हूँ सर। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी रिंकी और मेरी जान खतरे में। आप उसे ढूंढिए सर, आप उसे ढूंढिए। लेकिन तुम्हें मनु पे ही डाउट क्यों है? क्या छुपा रही हो तुम? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर, कुछ नहीं छुपा रही। मीतू के जाने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मन्नू कितना खतरनाक है, इसीलिए मैंने उसे रिमांड होम भेजा था, लेकिन अब वो वहां से भी भाग निकला है। सिर्फ मेरे पास ना अब सिर्फ रिंकी बची है। प्लीज मन्नू को ढूंढिए सब, प्लीज ढूंढिए, उससे ढूंढिए ना उसे। बेटा रिंकी, क्या कभी तुम्हें तुम्हारे भाई मनु ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? कभी मारा या पीटा हो? बोलो बेटा। आप इससे क्या पूछ रहे? ये तो बच्ची है ना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज। सर, रिमांड होम का सर्च वारंट आ गया। करण, एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाओ इस घर पे नजर रखने के लिए, ताकि अगर मनु आए तो फौरन इन्फॉर्म करे। सर। सर, अब उस औरत के कहने पे सर क्या कर रहे हैं ये सब आप? सर, पुलिस रेड का पता चलते ही मेरे हॉस्टल की इमेज तो मिट्टी में मिल जाएगी सर। खड़े रहिए। सर, ये देखिए। क्या है ये? सॉरी सर, दरअसल सर मनु की माँ उसको यहाँ छोड़ गई थी और मनु सर भाग गया यहाँ से। हॉस्टल की रेपुटेशन खराब ना हो सर, इसलिए मैं झूठ बोलता रहा। सर वैसे मनु सर हमारे काबू करने की चीज नहीं था सर। एग्जैक्ट लास्ट टाइम बताइए जब मनु यहाँ रिमांड होम में दिखा था। सर कोई 8 दिन पहले। अगर मनु यहाँ से 8 दिन पहले भागा है तो ज्यादा दूर तो गया नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसे वैसे तो थे नहीं। पैदल चलकर कहां तक जाएगा? एक काम करो, मनु की फोटोग्राफ आसपास के एरिया में सर्कुलेट करवा दो, कोई तो होगा जिसने उसे देखा होगा। जी सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा, ठीक है सर। एक इंफॉर्मेशन मिली, मन्नू जिस स्कूल में पढ़ता था
उसी स्कूल में आदित्य भाटी भी पढ़ता था। 1 साल पहले तक मनु भी बाकी बच्चों की तरह ही था, मगर जब से उसके फादर गायब हुए तब से वो काफ़ी बदल गया था और उसने लड़ना झगड़ना भी कुछ ज़्यादा शुरू कर दिया था और स्कूल तो ऑलमोस्ट आना बंद ही कर दिया था। आप 8 महीने पहले यहाँ प्रोमोट होकर प्रिंसिपल बने। दरअसल मेरे से पहले जो यहाँ पे प्रिंसिपल थे उन्हें रिजाइन करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई थी 8 महीने पहले। आदित्य भाटी जी, हमारा सबसे लंबा अनसॉल्व केस। सर हमारा शक सही था, मन्नू आदित्य भाटी को जानता था। और सर सिर्फ आदित्य भाटी नहीं, 6 महीने पहले एक लड़की गायब हुई थी, प्रिया शर्मा, बाद में जिसकी हमें बॉडी मिली थी। सर मन्नू प्रिया शर्मा की मर्डर स्पॉट पे मौजूद था। आदित्य भाटी मन्नू के साथ स्कूल में पढ़ता था और प्रिया की डेड बॉडी भी हमें जहां से मिली वो क्राइम स्पॉट मन्नू के घर के पास था। तो क्या ये दोनों मर्डर मन्नू ने किए होंगे? सर सिर्फ ये 2 केसेस नहीं, मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन से जो सिमिलर बच्चों के मर्डर केसेस हैं उनकी फाइल्स मंगाई थी सर, और 2 केसेस में मन्नू मर्डर स्पॉट पे मौजूद था। सर ये देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है ये मन्नू पिछले 1 साल में जहां जहां भी गया वहां बच्चों की मौतें हुई। और सर हमने दोबारा चेक किया, मीतू के साथ कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ था। तुम पहले से जानती थी इस बारे में कि मन्नू ने ही मीतू को मारा है? सर मैं तो आज भी यही कह रही हूँ कि मनु ने ही मीतू को मारा है, लेकिन आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? न जाने कितने मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, अब तुम ये चाहती हो किसी और के बच्चे को तुम्हारा बेटा मनु मीतू की तरह मार डाले? सर मैं सच में बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मनु ने ही मेरे पति के साथ कुछ किया है। उसने खुद मुझसे कहा था जब पापा वापस ही नहीं आएंगे तो सिंदूर क्यों लगा रही हो? तेरे पापा जरूर आएंगे। मैं कह रहा हूं ना, नहीं आएंगे। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मुझे लगा कि बच्चा है, अपने बाप से नाराज है इसलिए ये कह रहा है, लेकिन जब उसने मीतू को। क्या अब भी कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रही हो? करण, मन्नू ये रिमांड होम से निकलने के बाद सबसे पहले यहाँ ये ज्ञान ज्योति के बड़े नाले पर देखा गया, उसके बाद वो यहाँ शिवगंज में देखा गया, उसके बाद यहाँ ब्रिज पे। सर लास्ट में उसे देखा गया था जेके स्कूल के पास पुलिया पे। ये जेके स्कूल तो मनु के घर से कोई 100-200 मीटर की दूरी पे है ना? जी सर। इसका मतलब मनु स्कूल से घर जा रहा था। करण, स्निफर डॉग विल वॉक, वी नीड टू बी श्योर कि मनु स्कूल से सीधा घर गया था। सर लगता है इधर कुछ है, इधर खोदना पड़ेगा। एक मिनट, हाथ से हटाओ। सर लगता है इधर कुछ है, इधर भी खोदना पड़ेगा। खोदो।
एक मिनट, हाथ से हटा। मन्नू, नहीं, छोड़ो मुझे। पापा, पापा गेट खोलो, मत मारो मम्मी को। पापा गेट खोलो, पापा गेट खोलो। हाँ, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? मनु, इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने बाप पे हाथ उठाएगा? हाँ? मनु मुझे बचाना चाहता था, उसे ये नहीं पता कि विमल मुझे मार के अपना गुस्सा निकाल रहा है। अगर वो मुझे नहीं मारता तो वो खुद और उसकी बहनें उसके गुस्से का शिकार बन अपने बच्चों को बचाने के लिए। मैं विमल की मार सहती रही कि जैसे जैसे मनु बड़ा होता गया उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि विमल दिन में मुझे पीटता है और रात को मेरे साथ। क्या हुआ? विमल को रोक नहीं सकती थी और मनु को समझा नहीं सकती थी मैं। काश के इन दोनों में से कोई एक काम तुमने किया होता तो मनु अपने पिता को गोली नहीं मारता। विमल की डेड बॉडी से जो बुलेट हमें मिली तुम्हारे घर से जो गन हमें मिली थी उससे मैच करती है। हम ये भी जानते हैं तुम्हें पता है अपने पति की हत्या के बारे में। जी, मनु जब रिमांड होम से भागकर वापस आया था तो बताया था उसने। मनु, तू ये क्या कर रहा है? तुम्हें क्या लगा रिमांड हॉस्टल भेजकर तुम मुझे सजा दोगी? मैं वहां से भाग नहीं पाऊंगा। अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सजा क्या होती है, जैसे पापा को बताई थी। क्या क्या तूने पापा के साथ? मारकर दफना दिया था। वहां पर मीतू को भी मैं नहीं मारा था। और अब तुम्हारी और रिंकी की बारी है। रिंकी अंदर है ना? नहीं, मनु नहीं। मनु! लेकिन वो मर गया। पुलिस को इन्फॉर्म करती तो मुझे जेल हो जाती। और फिर मेरी रिंकी को कौन देखता? इसीलिए मैंने देवेन को बुलाया। लेकिन सर, देवेन की इसमें कोई गलती नहीं है। अरुणा, तुम्हें ध्यान है तुमने एक बार कहा था कि मनु ने तुमसे कहा था कि विमल लौटकर नहीं आने वाला है। काश कि तुमने उस वक्त अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट यहां लिखवाई होती, या फिर मन्नू के ऊपर जो तुम्हारा डाउट था उसके बारे में तुमने हमें बताया होता, तो भी हम उन बच्चों की जान बचा पाते जिन्हें बाद में मन्नू ने अपना शिकार बनाया। मन्नू ने जो किया सो किया, लेकिन तुमने जो किया उसे हरगिज सही नहीं ठहराया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और तुमसे ज्यादा सजा भुगतेगी तुम्हारी अपनी बेटी रिंकी, जो अब आश्रम में बिना मां बाप के जिंदगी भर रहेगी। मनु ने बुराई को शायद इसलिए चुना था क्योंकि उसने बचपन से ही अपने पिता को अपनी माँ के ऊपर जुल्म करके भी बचकर निकलते हुए देखा था। और अरुणा ने भी उसे कभी ये समझाने की कोशिश नहीं की कि उसके पिता की हिंसा गलत थी। पिता की हिंसा और माँ का उस हिंसा को बर्दाश्त करना मनु के लिए हिंसा को एकदम नॉर्मलाइज कर रहा था, और अंत में उसने हिंसा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। जब हम किसी की गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, मुद्दों के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं, तो हम खुद या तो अपराध की तरफ बढ़ रहे होते हैं या किसी और को अपराध की तरफ धकेल रहे होते हैं। तो अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ।
कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।